नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए हम लोग जो 2021 में जो सवाल आए हैं उनको हम अलग अलग तरीके से जो है वो देख रहे हैं। देखिए, अगर आप कॉमन चीज़ें देखें तो 50 नंबर 100 में से 50 नंबर का आपका जीएस है। ठीक है, कैसे है ये मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उसमें आप देख लेना। तो मतलब 50% आपका जीएस है। आप किसी भी कीमत पे जीएस को छोड़ कर नहीं जा सकते। जिसका जीएस बढ़िया होगा वो अपना बाजी जो है मार ले जाएगा। चलिए, आज हम देख रहे हैं इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन। इसमें आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी हो चुका है। अब इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जो है वो हम लोग देखेंगे। इकोनॉमिक्स का जो सेक्शन है उससे 5 क्वेश्चन आते हैं आपके हर शिफ्ट में। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में, ठीक है, निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होती है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जैसे आप लोग करते हैं, हम लोग करते हैं, कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी में करती है, कोई गवर्नमेंट किसी दूसरी कंपनी में करती है, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। विल बी मोस्ट लाइकली टू बी इंक्रीज। निम्न में से ऐसा क्या है जो जिसके बढ़ने से, ठीक है, जिसके बढ़ने से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। ठीक, क्या है देख लेते हैं। ब्याज दर, ठीक है, ब्याज दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। कॉमन सेंस लगाइए कि ब्याज दर जब भी बढ़ेगी तो क्या उससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा? कभी नहीं बढ़ेगा। क्यों क्या होगा कि भाई जो करेंसी होगी वो महंगी हो जाएगी। भाई अगर आपसे कोई ये कहे कि 100 रुपये उधार ले लो 20 टका पे, तो आप कहोगे यार 20 टका तो कुछ ज़्यादा नहीं है यार ये, ठीक, और 20 टका से बढ़ के 30 टका हो जाए या 30% हो जाए तो और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो आप क्या ब्याज पे पैसे लोगे? आप नहीं लोगे। शेयर की कीमत, ठीक है, ये नहीं हो सकता। शेयर की कीमत बढ़ने से नहीं, शेयर की कीमत बढ़ने से भी कोई निजी निवेश पे फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद है व्यक्तिगत कर, मतलब पर्सनल टैक्स, जिसको इनकम टैक्स बोलते हैं, वो बढ़ने से होगा? नहीं होगा। भाई जब आप 100 रुपये कमा रहे हो और उसमें मान लीजिए 60 रुपये टैक्स दे रहे हो, 40 रुपये आपके पास बच रहे हैं, तो आप क्या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करोगे? कहीं इन्वेस्टमेंट करोगे ही नहीं, खुद ही खा लोगे, इतनी यही बहुत बड़ी बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। मतलब जैसे कोई नई पूंजी है उस पर रिटर्न कितना मिलेगा, ठीक है। मतलब जैसे कि जैसे मान लो आपने 100 रुपये किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करे, अगर आपको पता हो कि 100 रुपये में अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे 120 रुपये वापस मिलेंगे, ठीक है, पहला तो पॉइंट ही हो गया। फिर उसके बाद ये बढ़ के मान लो 140 रुपये मिलने लग जाए, तो आप क्या कहोगे? यार 100 का 140 मिल रहा है तो मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ठीक है। जैसे कोई शेयर है, उस शेयर में क्या होता है, सबको पता होता है कि हाँ अगर ये वाला शेयर ऊपर बढ़ा तो इसमें तो मुझे बहुत फायदा हो जाएगा, तो आप उस शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हो। ऐसे ही किसी पूंजी पर, पूंजी मतलब जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस पर जब आपको ये पता चलता है कि इसकी जो अनुमानित प्राप्ति है, मतलब इसका जो रिटर्न है वो अच्छा खासा है, तो फिर आप वहां पर इन्वेस्टमेंट करते हो। सेकंड ऑप्शन है भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेशनल इनकम ऑफ इंडिया का जो एस्टिमेट करता है वो कौन करता है? तो ये हमारा सीएसओ। याद रखना दोस्तों, एनएसएसओ और एनएसएसओ का विलय जो है वो सीएसओ में कर दिया गया। आप संस्थान जो है वो है सीएसओ, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, ये आपका 1951 में बनी थी और इसका मुख्यालय जो है वो न्यू दिल्ली में है। ठीक, इतना आपको देखना है। और ये जो है इसका क्रियान्वयन जो है वो आपका सांख्यिकी मंत्रालय के अंदर आता है। स्टैटिस्टिकल जो मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत आता है, वित्त मंत्रालय मत लगाया ना। सेकंड है सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या होता है? भाई सीधी सी बात है, आपको पता होना चाहिए कि 3 तरीके के सेक्टर होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका कृषि सेक्टर, दूसरा होता है आपका विनिर्माण सेक्टर, और तीसरा होता है आपका सेवा सेक्टर। अब इसके नाम भी हैं, जैसे आपका इसका होता है प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं इसे, जो कृषि सेक्टर होता है उसको प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। दूसरा विनिर्माण को क्या कहते हैं? सेकेंडरी। और इसको कहते हैं टर्शरी, मतलब तृतीयक क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? 1970 के दशक में श्वेत क्रांति का मतलब सिंपल सा फंडा है, श्वेत मतलब दूध का उत्पादन के लिए एक क्रांति की शुरुआत करी गई, उसको श्वेत क्रांति बोला जाता है। किसने शुरुआत करी थी? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने 70 के दशक में श्वेत क्रांति की शुरुआत करी थी। इसके जनक थे ये बलवंत राय मेहता। ये पंचायत समिति है, सबको पता है। 1957 में जो है ये कमेटी गठित करी पंचायत समिति के लिए, और इसी के आधार पर जो है 1952 में लाके और उसको जो है संवैधानिक दर्जा दे दिया गया पंचायत को। एम.एस. स्वामीनाथन, सबको पता है भाई, एम.एस. स्वामीनाथन इंडिया में हरित क्रांति के जनक हैं। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, अगर ऐसा आ जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है तो एम.एस. स्वामीनाथन लगा देना, और अगर ऐसा आ जाए कि
कि वैश्विक रूप से या फिर विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो जो बोरलॉग थे वो थे। तो ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। भारत में आर्थिक सुधार 1991 में करे गए। आर्थिक सुधारों का मतलब ऐसे समझ लीजिए कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय उसके सारे गेट बंद थे। बंद मतलब हमारे यहाँ आयात और निर्यात बहुत कम होता था, मतलब हमने अपने दरवाजे नहीं खोले थे। क्यों? रीज़न ये था कि बहुत कमज़ोर इकोनॉमी थी। अगर हम आयात के लिए पूरी तरीके से खोल देते तो हमारे पास करेंसी नहीं बचती, प्लस हमें अपने जो इंटरनल लेवल पे जो छोटे उद्योग थे उनको भी बचाना था। क्योंकि अगर आप आयात खोल देंगे तो क्या होगा, उसमें होगा कि बाहर की सस्ती चीज़ें आके भर जाएंगी। पता चला कि हमारे ही खेती किसानी वाला जो आदमी है वो बेचारा बर्बाद हो गया, उसका ही सामान नहीं बिक पा रहा है क्योंकि बाहर से और भी सस्ती चीज़ आ रही है। ठीक, तो इसीलिए हमने वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा रोक टोक करी। पहले तो ये भी होता था कि मतलब कितनी चीज़ें उत्पादन करना है वो भी गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि कितने यूनिट्स आपको उत्पादन करना है। बाद में 1991 में क्या हुआ, हमारे पास मात्र 2 हफ्ते का या फिर कहते हैं 15 दिन का हमारे पास आयात करने के लिए करेंसी बची। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि आयात करने, और ये जो आयात था ये फिजूल खर्ची वाला नहीं था। जैसे हम लोग ऑयल का प्रोडक्शन नहीं करते हैं, ऑयल हमारे यहाँ होता ही नहीं है। ठीक, तो भाई कच्चा तेल तो हमें बाहर से मंगाना पड़ेगा और वो डॉलर्स में आएगा, वो इंडियन रुपी में तो ले नहीं सकते। और डॉलर हम कहाँ से कमाएंगे जब हम निर्यात करेंगे, निर्यात हम उतना करते नहीं थे। तो सीधी सी बात है, हमारे पास 2 हफ्ते के लिए आयात के लिए पैसा बचा था। मतलब इंडिया एक ऐसी सिचुएशन में फंस गया था कि बहुत ही बुरी स्थिति में कि यार 2 हफ्ते बाद क्या होगा, यहाँ तो खाने के लाले पड़ जाएंगे, फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी, भूखमरी हो जाएगी। ठीक, तो इसीलिए क्या करा कि वहाँ उस समय PV नरसिम्हा राव हमारे PM थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है हमारे जो कौन थे, वित्त मंत्री। ठीक, तो आपके जो है मनमोहन सिंह जो थे वो आपके वित्त मंत्री थे। ठीक, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपना कुछ गोल्ड IMF को जो है अपना कुछ गोल्ड जो है उस पर गिरवी रखा और वहां से हमने डॉलर उठाए। डॉलर से पहले अपनी तिजोरी भरी जिससे कि आयात सुचारू रूप से जा सके। और हमें पैसा कमाने के लिए फिर क्या करना था, पैसा कमाने के लिए फिर हमें LPG पैराडाइम लाना पड़ा। ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। मतलब बाहर की कुछ कंपनियों को अपने यहाँ आने दो, अपनी कुछ कंपनी को बाहर जाने दो। इससे पैसे का आयात में पैसा भी अब आपके पास आएगा। बाहर से लोग फैक्ट्रियाँ खोलेंगे, बाहर के लोग फैक्ट्रियाँ खोलेंगे, यहाँ फैक्ट्रियाँ खोलेंगे तो सीधी सी बात है पैसा यहीं रहेगा, डॉलर्स में कमाएंगे आप। कुछ चीज़ें आप एक्सपोर्ट करेंगे तो उससे डॉलर्स में आप पैसा आएगा तो आपकी तिजोरी भरा रहेगी। उस तिजोरी को कहा जाता है फॉरेक्स रिजर्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बैंक दर क्या होती है, बैंक रेट क्या होता है? देखिए एक चीज़ बता देता हूँ आपके, जैसे हम किसी इंसान को जो है जब ज़रूरत पड़ती है पैसे की तो वो कहाँ जाता है, बैंक के पास। और मान लीजिए बैंक को पैसे की ज़रूरत पड़े तो किसके पास जाएगा, तो दोस्तों वो जाता है RBI के पास। ठीक है, जैसे बैंक का और हमारा आपस में लेन देन होता है रहता है, वैसे ही बैंक का और RBI का आपस में लेन देन होता रहता है। ठीक है, जब बैंक को किसी भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो RBI के पास जाता है, और जब ये पैसा जो है लंबे समय के लिए दिया जाता है तो उसको बैंक रेट बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, उसको क्या बोला जाता है, बैंक रेट। ठीक, और ऐसे ही जब बैंक जो है जब RBI बैंक को किसी ब्याज दर पे पैसा दे लंबे समय के लिए तो उसको दोस्तों बैंक रेट बोल दिया जाएगा। ठीक है, लंबे समय के लिए मतलब लॉन्ग टर्म के लिए। और जब वही जो है आपका जो पैसा कम समय के लिए दिया जाए, ठीक है, जैसे 1 नाइट हो गया, ठीक, इस तरीके से दिया जाए तो आप समझ लीजिए कि आपका जो है वो पैसा जो है उसको कहते हैं RR। ठीक है, RR कहा जाता है उसको। ठीक, और मतलब कई सारी उसमें चीज़ें हैं जो कि आपको जो है बाद में धीरे धीरे करके बताएंगे। ठीक, आपको जो है धीरे धीरे करके बताई जाएंगी सारी जो हैं जितनी भी बैंक रेट्स होती हैं, MSF क्या होता है, RR क्या होता है, RRR क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको जो है धीरे धीरे करके हम लोग बताएंगे। ठीक, तो बैंक रेट क्या, बैंक रेट आपने समझ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें इसका आंसर जो है वो आ जाएगा D, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। मतलब भाई अगर RBI बैंक को पैसा देगा तो कुछ ब्याज तो लेगा ना, वो ब्याज जो है बैंक रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि RBI नगद कोषानुपात को घटा दे, देखिए दोस्तों दो चीजें होती हैं, एक होती है CRR कैश रिजर्व रेशियो, एक होता है SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, रेशियो नहीं रिजर्व होता है SLR।
ठीक, तो CRR क्या होता है? अब यहां पर उसने पूछा है CRR, कैश रिजर्व रेशियो पूछा है। इसका क्या मतलब होता है? कैश का मतलब बैंक आरबीआई के पास कुछ नगद में पैसा रखती है अपना, कुछ परसेंटेज, जैसे अभी 4% चल रहा है, जैसे 100 रुपए अगर बैंक के पास हैं तो 100 रुपए में से 4 रुपए नगद रूप में आरबीआई के पास रखने पड़ेंगे। क्यों रखने पड़ेंगे उसका मैं कारण बता देता हूं। क्योंकि अगर बैंक के पास सभी लोग अपना पैसा मांगने आ गए एक साथ, या 50% लोग पैसा मांगने आ गए, भाई अभी क्या होता है, अभी ये होता है कि अगर पूरे दिन बैंक में 1000 लोग जा रहे हैं तो 500 लोग, मान लीजिए 400 लोग पैसे जमा करते हैं, 600 लोग पैसे निकालते हैं, या 600 लोग पैसे जमा करते हैं, 400 लोग पैसे निकालते हैं, तो एक मेंटेन बना रहता है। आरबीआई कहता है कि अगर आपके पास किसी दिन ऐसा लगे, जैसे साउथ में एक बार हुआ था कि बहुत अफवाह फैल गई थी, महाराष्ट्र में ऐसा हुआ था कि बैंक बंद होने वाली है, पैसा खत्म हो जाएगा पूरा, तो क्या हुआ था, एक ही दिन में सारे के सारे बैंक के जितने भी लोग थे, जितने बैंक में उनके खाते थे, सब चले गए थे एक साथ पैसा लेने अपना उस बैंक में। भाई इतना पैसा कोई रखता है थोड़ी ना बैंक में अपने, ठीक है, बैंक भी तो लोन पे पैसा देता है उस चीज को, वो चीज हुई। तो आरबीआई क्या कहता है, आरबीआई कहता है कि बैंक को मेरे पास कुछ पैसा कैश में रखना पड़ेगा, जिससे अगर मान लीजिए सारे लोग या कुछ ज्यादा ही लोग, अनुमान से ज्यादा लोग अगर पैसा निकालने आ गए अपना, तो मेरे पास इतना कैश रहेगा जिससे कि मैं कुछ समय के लिए सिचुएशन संभाल लूंगा। ठीक है, तो ये क्या है, यहां क्वेश्चन है, इफ आरबीआई रिड्यूस, अगर आरबीआई इस सीआरआर को, अगर इस 4% को घटा देती है तो कैश रिजर्व रेशियो व्हाट विल हैपन टू क्रेडिट क्रिएशन, मतलब साख का सृजन। साख सृजन का क्या मतलब होता है, जैसे मैं आपको बताता हूं, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको बताया कि बैंक जो है कुछ पैसा कैश में रखती है आरबीआई के पास, इस समय 4% चल रहा है। मान लीजिए आरबीआई के बैंक के पास 100 रुपए हैं, 100 रुपए में से 4 रुपए जो हैं बैंक ने दे दिए, बैंक ने आरबीआई को दे दिए, ठीक है, कि भाई आप हमारा सीआरआर ये सेफ रखो, ठीक है। अब इसके पास बचते हैं 96 रुपए। अब 96 रुपए में से एसएलआर भी होता है, एसएलआर मान लीजिए एसएलआर जो है 26% है, तो टोटल मिला के ये एसएलआर भी रखना जरूरी होता है, तो 26 + 4 कितना होगा, 30%, मतलब 100 रुपए में से 70%, मतलब 70 रुपए ही एक बैंक किसी को ब्याज पे पैसा दे सकती है या पैसे का घुमा सकती है। अब 70 रुपए में से कुछ ऐसा भी होगा जो लोग ब्याज पे नहीं लेंगे, लेकिन वो अपना पैसा निकालने आ जाएंगे, भाई मेरे खाते में 10 लाख रुपए पड़ा, 5 लाख रुपए मुझे दे दो, ठीक है ना। तो यही चीज होती है उसमें कि 70 रुपए जो है आपके मान लीजिए आ गए, 70 रुपए हैं। अब इन 70 रुपए में से मान लीजिए बैंक क्या कहता है 30 रुपए अपने पास ऐसे रख लो, जो कि डेली के जो लोग अपने पैसे निकालने वाले आते हैं उनको, तो कुल मिला के 40 रुपए ऐसे होंगे जो बैंक ब्याज पर देगा लोगों को लंबे समय के लिए, 1 साल 2 साल 4 साल। लेकिन अगर आरबीआई इस 4% को घटा के 2% पे कर दे तो आप इस पे क्या फर्क पड़ेगा, इस पे यह फर्क पड़ेगा कि जो बैंक के पास है वो पैसा ज्यादा बचेगा। फिर भाई पहले तो 4 रुपए रखने पड़ रहे थे ऊपर, अब 2 ही रुपए रखने पड़ रहे हैं, तो वो जो 2 रुपए होंगे, 2 रुपए जो होंगे वो भी बैंक जो है वो आपका ब्याज में पैसे को घुमा सकती है। तो इसका क्या फर्क पड़ा इससे, ठीक, इससे ये फर्क पड़ा कि उसकी जो साख होगी वो बढ़ जाएगी, साख बढ़ जाएगी, मतलब उसकी लोन देने की पावर जो है, क्रेडिट क्रिएशन की पावर जो है बैंक की बढ़ जाएगी, ठीक है। और यही अगर ऐसा हो जाए कि सीआरआर अगर आरबीआई बढ़ा दे रहा है, मतलब 4% से बढ़ा के सीधे 10% कर दे रहा है, तो सीधी सी बात है बैंक के पास पैसा कम बचेगा, तो वो कम पैसा लोन में घुमाएगी, तो सीधी सी बात है साख क्या होगी, वो घट जाएगी। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ सृजित करना है। मतलब सीधी सी बात है, अगर इकोनॉमिक रूप से कुछ भी हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ लाभ, प्रॉफिट मेकिंग के लिए हो रहा है, तो सीधी सी बात है ये आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, जहां की शुरुआत यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज, बड़े बड़े कंट्रीज जो आपको कैपिटलिस्ट कंट्रीज जो दिखते हैं वहां से हुई। वहां पर अगर कोई बंदा किसी दूसरे के भले के लिए बात भी करेगा तो उसके लिए भी पैसे लेगा, ठीक है, तो उसको कहते हैं पूंजीवादी, मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग चल रही है। अमीर गरीब, गरीबी मिटाना है और लोग जो हैं गरीबी से ऊपर आ जाएं, भुखमरी फैल रही है, और डजेंट मैटर, उनको सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग करनी है। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, इसके उदाहरण है, सबसे बड़ा उदाहरण है यूएसए। समाजवादी क्या होता है, समाजवादी का मतलब होता है जैसे
यूएसएसआर था। रशिया अब तो ऐसा नहीं रहा है, क्योंकि प्योर रूप से आप सोशलिस्ट भी नहीं रह सकते, प्योर रूप से आप कैपिटलिस्ट भी नहीं रह सकते। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, सारी पावर्स जो होती हैं, यहां पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सारी पावर्स, बाजार की सारी पावर बाजार के पास रहती है। लेकिन समाजवादी में क्या होता है कि सारी पावर जो है वो सरकार के पास चली जाती है। मतलब सरकार बताएगी कि किसी फैक्ट्री में कितने जोड़ी जूते बनने हैं, कितने जोड़ी चप्पलें बननी है, कितना जोड़ी जो है, मतलब सब कुछ गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, जो कि हमारे इंडिया की है, कि भाई कुछ सेक्टर गवर्नमेंट अपने पास रखती है, कुछ सेक्टर गवर्नमेंट जो है वो बाजार को दे देती है, कि आप जो बाजार को सेक्टर गवर्नमेंट देती है वो पूंजीवादी हो गया, और जो अपने पास रखती है वो समाजवादी हो गया। इसीलिए इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। कि यहाँ पर, और आज के ज़माने में 2022 में 21st सेंचुरी में प्योरली रूप से ना कोई कैपिटलिस्ट आपकी जो है इकोनॉमी है, ना कोई सोशलिस्ट इकोनॉमी है। ठीक, सारी की सारी इकोनॉमियाँ मिक्स्ड हैं। अब उसमें मिक्सिंग में ये है कि कुछ समाजवाद की तरफ ज़्यादा झुकी हुई हैं या पूंजीवाद की तरफ ज़्यादा झुकी हुई हैं, लेकिन सारी की सारी इकोनॉमीज जो हैं वो मिश्रित अर्थव्यवस्था हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि 100 रुपए के नोट पर कौन हस्ताक्षर करता है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आरबीआई गवर्नर करता है। एक चीज़ याद रखना, 1 रुपए के नोट पर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो सचिव होता है, आईएएस रैंक का होता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का, वित्त मंत्रालय का जो सचिव होता है, वो 1 रुपए के नोट पर साइन करता है। आजकल तो 1 रुपए के नोट देखने को भी नहीं मिल रहे, क्योंकि अब ज़्यादा उनको छपाई नहीं हो रही है उनकी। फेमा का पूर्ण रूप क्या, बहुत बार न्यूज़ में आपने देखा होगा, फेमा लग गया उस पर, या फिर फेमा के तहत का गिरफ्तारी हुई है, ये सारी चीज़ें। इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इससे पहले इसका नाम हुआ करता था फेरा रेगुलेशन एक्ट था। ये आपका 1973 में आया, और सन 2000 में इसका नाम बदल के फेमा कर दिया गया, और इसमें थोड़ी सी सख्ती और बढ़ा दी गई। तो होता क्या है, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि जो फॉरेन करेंसी का लेन देन होता है ना लोगों के बीच में, उसको कंट्रोल करता है ये। जैसे कोई मान लीजिए, जैसे अभी आपने सुना होगा कि गृह मंत्रालय ने जो है कुछ ऐसे एनजीओज हैं जिनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया, क्योंकि उन्होंने फेमा के तहत जो है फेमा के कानूनों का उल्लंघन करा, और उन्होंने ये नहीं बताया कि उनके पास जो फॉरेन से जो डॉलर्स में पैसा आ रहा है उसका सोर्स क्या है, वो किस चीज़ में खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि भाई फॉरेन करेंसी का जो रेगुलेशन है इंडिया में वो फेमा के थ्रू होता है। तो दोस्तों ये 10 क्वेश्चन थे, आई होप आपको अच्छे लगे हों। अगर आपको अच्छे लगा है तो इसको शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसको जरूर देखिए। धन्यवाद।